आइए क्षेत्रमती का प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल लेते हैं कि जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, ये आकृति दर्शाई गई है कि एक आयताकार यानी ऐसा और एक वर्गाकार यानी ऐसा वाला खेत के माप दिए हुए हैं। ये जो नीचे माप दिए हुए हैं, यदि इनके परिमाप समान है, ये कह रहे हैं कि परिमाप मतलब अगर यहाँ से शुरू करें यहाँ 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 पहुंच जाए और यहाँ से शुरू करें यहाँ यहाँ यहाँ, तो इनका परिमाप दोनों का समान है, तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल मतलब भीतर का जगह किसकी, इसकी जगह ज्यादा होगी कि इसकी जगह ज्यादा होगी, और अंदर की जगह यानी बंद आकृति के अंदर की जगह को ही क्षेत्रफल कहते हैं। तो इन दोनों का पहले परिमाप निकालना है हमें, फिर उनके भीतर की जगह निकालनी है, फिर ये बताना है कि ये वाले की जगह ज्यादा है कि ये वाले की जगह ज्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कोई भी ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं, मान लीजिए पहला वाला। तो ये क्या है, वर्गाकार। तो वर्गाकार खेत का परिमाप, तो वर्गाकार खेत का परिमाप कितना होता है। परिमाप मतलब होता है वर्गाकार है, चारों एक जैसे होंगे, तो क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 1 भुजा। क्यों? क्योंकि सारी भुजाएं एक जैसी तो है, तो 4 गुणे 1 भुजा से ये निकल आएगा। तो 4 मतलब ये हो गया 4, 1 भुजा है हमारी 60, 6 चौके 24 अर्थात 240 मीटर। 240 मीटर एक तो खेत वर्गाकार खेत का परिमाप निकल आया। इसका निकाल लीजिए। इसमें लंबाई तो देखिए इसकी तो एक जैसी होती है वर्गाकार का, लेकिन ये आयताकार में एक जैसा नहीं होते। तो हम मान लेते हैं इसकी चौड़ाई x है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ले लेते हैं कि ये मान लिया है, तो मान लिया है तो हम ले लेते हैं आयताकार खेत की चौड़ाई माना कितनी है, x मीटर है, m मानी मीटर, x मीटर है, ठीक है। अब जब हमने इसका ये मान लिया, इसका ये चौड़ाई मान लिया, तो अब क्या होता है, पर इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो इसका परिमाप निकल आएगा आयताकार खेत का परिमाप। इसका मतलब होता है ये ऊपर वाली वही लाइन आ जाती है, ठीक है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, है ना। या कि 2 बार 80 जोड़ दो, 2 बार x जोड़ दो, या एक काम करें 2 में लंबाई और चौड़ाई का 2 में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो लंबाई यहाँ पर है 80 और चौड़ाई है x, और इसमें 2 का ये गुणा था, ये हमारा है, ये तो निकल आया। अब ये कह रहे हैं, ये तो इसका निकल आया। अब ये भी कह रहे हैं कि परिमाप दोनों के बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है। परिमाप बराबर है तो क्या मतलब हो गया, परिमाप बराबर है इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके बराबर है, यानी 2 गुणे 80 धन x ये बराबर है किसके, 240 के। ये कह रहे हैं, ये कंडीशन कह रहा है। तो ये बन गया 80 दूना 160 धन 2 में x का गुणा किया 2x बराबर 240। तो 2x बराबर 240 में से 160 घटा दिया, ये बन गया 8 24 यानी 80। 2x बराबर 80, तो ये बन गया x बराबर 40। 80 बटे 2 माने 40। तो x का मान आ गया हमारे पास 40 मीटर, m 40 क्या आ गया, मीटर। अब ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल भी बताओ, और वो भी बताना है कि इसका अलग अधिक है। तो यहीं पर इसको हल कर देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और बता देते हैं कौन सा ज्यादा है। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग कितना है, यहाँ पर है 60, 60 का वर्ग कितना होगा, 3600 वर्ग मीटर।
इसका भी निकाल लीजिए। इसका कितना है? आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? देखिए लंबाई थी 80 और चौड़ाई अभी अभी आपने निकाला है 40। तो लंबाई है 80 और ये है 40। 8 चौकी 3200, 8 चौकी 32, 3200 वर्ग मीटर। अब क्या है, कौन सा ज्यादा है? 3600 ज्यादा है कि 3200 ज्यादा है? तो देखिए 3600 बड़ा हुए 3200 से, और 3600 किसका है? 3600 है वर्गाकार का। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। ये हमारा प्रश्न हुआ। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं कि श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट है। ये जी वर्गाकार प्लाट है। वर्गाकार का मतलब होता है जितना इधर इतना इधर। इधर 25 मीटर दिया, इधर 25 मीटर दिया, ये ठीक हो गया। अब प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है, ये ऐसा घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर बगीचा विकसित किया गया है, और ये घर है, घर के चारों ओर तो और ये बगीचा भी है, यहाँ पर लिखा हुआ बगीचा और बीच में घर है। और क्या कह रहे हैं, 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय। इसका मतलब ये है कि यदि जो बगीचा लगा है उस पर जो भी रेट लग रहा है वो 55 रुपए के हिसाब से उसका पैसा लगेगा, है ना। तो क्या तरीका है? तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि इसके पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल लें पहले। खेत का को प्लाट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम भी बोलेंगे कि इस पूरे का बगल बड़े वाले का प्लाट निकाल का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर भीतर वाले का अलग निकाल लें, बड़े वाले में से छोटे वाले को कम कर दें तो बचा हुआ इलाका ये बगीचे का है। और बगीचे का रेट दिया है 55 रुपए 1 मीटर के लिए, तो जितना भी आ जाएगा उसमें हम 55 का गुणा कर देंगे। ये हमारा सामान्य तरीका है। अब इसी को करके देखते हैं, तो शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, बगीचे वर्गाकार प्लाट, तो इसका पहले प्लाट का या प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हल लिखेंगे, हल पहले लिखेंगे प्लाट का क्षेत्रफल। ये जो हो गया प्लाट का क्षेत्रफल, प्लाट का क्षेत्रफल। और प्लाट कैसा है? वर्गाकार, यानी 25 का वर्ग। प्लाट का क्षेत्रफल क्या हुआ? भुजा का वर्ग, तो 25 का वर्ग। इसका मतलब हो गया 25, या ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो तो यहाँ एक लाइन जोड़ दीजिए, एक भुजा का वर्ग यहाँ लिख लीजिए, एक भुजा और इसका वर्ग। एक भुजा कितनी है? 25, तो 25 का वर्ग कर देंगे। 25 में 25 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमने पहले बताया था। ये हो जाएगा 625, और ये हमेशा मीटर है तो वर्ग मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब हमने दूसरा क्या निकालना है, ये तो प्लाट का निकाला है, अब घर का भी निकाल लेते हैं। तो घर जो जिस पर घर बनना है, तो घर का क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल क्या है? घर देखिए अलग टाइप का बना हुआ, ये 15 मीटर लंबाई दिखा रही है, 14 और 20 मीटर लंबाई है और 15 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो घर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। तो लंबाई यहाँ पर दी हुई है 20 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर। अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें तो 15 दूनी 300 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। दो चीजें क्लियर हो गई। चौड़ाई ऐसा शॉर्ट में लिखना है, बार बार उसको फुल फॉर्म में नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें शॉर्ट करनी पड़ती हैं। अब ये तो निकल आया, तो अब बगीचे का क्षेत्रफल मतलब ये कितना इलाका, इतने में तो घर में देखिए इतना प्लाट था, इतना घर बन गया, तो बचा इलाका यही तो हुआ। और बचा इलाका क्या है? बगीचे का। तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होगा?
जितना प्लाट था, जितना घर बना है, उसको घटा दीजिए तो बगीचे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम लिख लेंगे बगीचा का क्षेत्रफल। कैसे करेंगे? प्लाट के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटा दें तो बगीचे का क्षेत्रफल, बचा हुआ इलाका निकल आएगा। तो वही हम भी करते हैं। प्लाट का क्षेत्रफल, प्लाट का क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटा दीजिए। घर का क्षेत्रफल घटा देना है। और प्लाट कितना था? 625 वर्ग मीटर ये प्लाट था, और ये आ जाएगा 300। तो घटने के बाद आ जाएगा 325। और पैमाना हम आखिरी में लिखेंगे, क्योंकि बीच में ऐसा ना कंफ्यूजन की स्थिति पैदा पड़े, तो इससे पैमाना हमेशा लास्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। तो ये हमारा बगीचे का क्षेत्रफल निकला है। अब ये कह रहे हैं कि ये तो क्षेत्रफल निकला, अब 55 रुपया लग रहा है 1 मीटर पर, तो 325 मीटर पर कितना लगेगा? तो लिखते हैं हम कि एक मीटर बगीचा विकसित करने का व्यय कितना है? 55 रुपया। रुपए का ऐसा चिन्ह, या इधर ऐसा ना बनाइए, ऐसा बना लीजिए। यहाँ रुपए का चिन्ह आजकल ऐसा लगता है ना, ये 55 रुपया है। और कुल बगीचा हमारा है 325 मीटर, तो ये ऐसा लगा लीजिए। इसलिए 325, और जब पूरी चीज नहीं लिखना पड़ता तो ऐसे ही चिन्ह लगा देने का, इसका मतलब होता है यही चीज एज इट इज आ जा रही है। तो हम लिख लेंगे 325 में से 55 का गुणा कर देते हैं। अब गुणा करना है बड़ा आसान तरीका, यहाँ किनारे गुणा कर लीजिए, इसको यही याद दिया तो यही गुणा कर लीजिए या कहीं और कर लीजिए। तो इसका कहने विकसित करने का व्यय ज्ञात, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो ये यहाँ लिख लेते हैं 325 गुणे 55। देखिए 5 बचे 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15, 1 16। तो ये आ जाएगा फिर से 1625, क्योंकि 2 बार 5 है। ये 5 2 7, 6 2 8, और 6 1 7 और 1, यानी कि इन दोनों का हम गुणा कर दें, अभी इस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ निकल आया है 17,875 रुपए। यही हमारा आंसर, यानी बगीचे को विकसित करने का व्यय इतना होगा। ठीक है, चलते हैं तीसरे पर। आइए इस तीसरे प्रश्न को लेते हैं। जैसा कि आरेख में दिखाया गया है कि एक बगीचे के का आकार मध्य में आयताकार है। देख लीजिए आयताकार है, और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में, ये अर्धवृत्त है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 20 मीटर टोटल इसकी लंबाई दी हुई है, और चौड़ाई में दिया हुआ है 7 मीटर। तो हमें सबसे पहले ये आयत की जो बीच में जो आयत का जो बिल्कुल सीधा इलाका है, इसकी लंबाई निकाल लें, फिर इसका हिसाब किताब देखते हैं। तो ये लंबाई कैसे निकलेगी? देखिए कुल 20 है, और ये चूंकि 7 मीटर व्यास है इसका, तो अर्ध व्यास हो जाएगा 3.5। तो इसका मतलब 3.5 मीटर लंबाई इधर की निकल आएगी, 3.5 मीटर लंबाई इधर की निकल आएगी। तो इस 3.5 और 3.5 7 को यदि इसमें से घटा दें तो ये जो लंबाई है यहाँ तक की आयत की निकल आएगी। चालू करते हैं। तो पहले आयत की लंबाई निकालना है। आयत की लंबाई निकालने का क्या तरीका है कि इस पूरे में से घटा देंगे 3.5 इधर, 3.5 इधर, यानी 3.5 और 3.5, यानी कि इधर की दूरी घटा देंगे तो ये निकल आएगा। तो ये बन जाएगा 20 में से 3.5 3 7 हो गए, अर्थात ये 13 मीटर निकल आई लंबाई। और चूंकि चौड़ाई तो स्पष्ट ही है पहले से कि ये 7 मीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए किसकी
आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। अब क्या करना है? बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल। तो चलिए पहले परिमाप क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं यहां से खड़ा हो जाऊं तो यहां से जाऊंगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहां तक आ जाऊंगा, यही तो परिमाप हुआ। तो इस दौरान मैंने क्या देखा? इस दौरान मैंने देखा कि यहां से यहां तक की दूरी सीधी सीधी नजर आ रही है, यानी ये दूरी जोड़ लूं और ये दूरी जोड़ लूं और उधर ये चाप की दूरी जोड़ लूं, यानी कि वक्र की दूरी जोड़ लूं, तो मेरा हिसाब किताब पूरा हो सकता है। तो हम लिखते हैं बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमाप? एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, यानी आयत की लंबाई। तो ये आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी बार आएगी? एक ये बार इधर, एक बार इधर, तो 2 बार आयत की लंबाई में से 2 बार का गुणा कर दीजिए और 2 बार अर्धवृत्त की लंबाई, 2 बार अर्धवृत्त की माप, यही तो हुआ। अब अर्धवृत्त क्या, तो ये इसको निकालिए। आयत की लंबाई कितनी है? अभी भी निकली है 13, तो में 2 का गुणा, तो ये 13 में 2 का अगर हम गुणा कर देते हैं और जोड़ देते हैं अर्धवृत्त की माप। और अर्धवृत्त क्या होता है पहले देखिए, 2 तो ये लगा लिया। अर्धवृत्त होता है किसी वृत्त को आधा करना, और किसी वृत्त का जो माप होता है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, वो होता है 2πr, और 2πr का आधा कर देंगे तो कितना हो जाए? 2πr का आधा 2πr/2। तो ये हम लिख सकते हैं 2πr का आधा अर्धवृत्त की माप। 2 तो ये हो गए और अर्धवृत्त, ठीक है। अब इनका सबका मान रख दीजिए। तो आयत की लंबाई हो जाएगी 13 दूनी 26, और इससे ये कट गया। अब इसमें 2 पाई का मान होता है 22/7 और r है 3.5। तो 3.5 का इसमें गुणा कर भाग देंगे तो 2 बार चला जाता है, तो 2 से 2 ये भी कट गया। तो ये बन गया 26 धन 22, ये बन गया 26 और 22 को जोड़ देते हैं तो 6 2 8 और 2 2 4, यानी कि 48 मीटर तो हमारा ये परिमाप निकल आया। अब निकालते हैं क्षेत्रफल। यहां तो परिमाप निकल आया। अब देखिए, अभी इसका जो है हमको क्षेत्रफल भी निकालना है। क्षेत्रफल में क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखें तो ये जो अगर भीतर, क्षेत्रफल का मतलब भीतर की जगह निकालने के लिए हम उसको 2 टुकड़े फिर से करते हैं, यानी आयत वाला हिस्सा अलग के इसका क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें इन दोनों का क्षेत्रफल का जोड़ दें तो हमारा इस बगीचे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो शुरू करते हैं बगीचे का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल और 2 ठो कितने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यही तो है। तो हम लिखेंगे आयताकार भाग का क्षेत्रफल धन 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो जी, आयताकार भाग का क्षेत्रफल तो सीधे सीधे होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा। 2 तो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए जी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का आधा। 2 तो ऑलरेडी, यानी कि एक इधर, ये इनका क्षेत्रफल निकल आया। तो यहां पर मान रख दीजिए। देखिए, तो पहले तो हटा दो, जबरदस्ती ना रखो। लंबाई है हमारी कितनी? 13 मीटर, तो ये हो जाएगी 13 मीटर और चौड़ाई है 7। इसको जोड़िए, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर का वर्ग, 35 का वर्ग, तो गुणे 3.5 का
वर्ग। ठीक है, तो 13 सते 91 धन 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 ही हुआ ना। तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 यानी 0.5 की बार चला गया। इन सबका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर लेते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। तो ये बन गया 91 धन, इधर गुणा कर लीजिए 3.5 गुणे 0.5 या 0.5 कर लीजिए। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 17, यानी कि यहाँ पर आ गया 1.75 और 22 का और कर दीजिए, 22 का भी गुणा कर दीजिए लगातार, इससे निकला है ये, और 22 का गुणा कर दीजिए। तो 2 × 5 = 10 की 0, 2 × 7 = 14, 1 15 और 2 × 1 = 2, 1 3। फिर से करेंगे तो यही आ जाएगा 3 5 0 0 5 5 10, सॉरी 5 5 3 8 और ये हो गया 3 और दशमलव के 2 अंक 38.50। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 1 9.50 तो अलग ही है, और 9 3 12, इतना वर्ग मीटर। ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल आया। लेते हैं अगला। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं कि ये दिया हुआ है, एक फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ये टाइल्स है। ठीक है, और जिसका आधार दिया है 24, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हमारे को दिया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कि 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को, कोई फर्श है उसका क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो बता रहे हैं ये जो टाइल्स है कितनी लग जाएंगी 1080 में, तो कितने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या तरीका है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर जितना कुल टोटल क्षेत्रफल है उसमें एक टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दीजिए, तो उसकी संख्या निकल आएगी। वही तो संख्या ही तो पूछ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। टाइल का समांतर चतुर्भुज का है, तो हो गया, निकालते हैं आधार समांतर चतुर्भुज, टाइल का आकार इनकी है ना। आधार कितना है, ये आधार है, आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है हमारे पास। अब हमको एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पहले एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल कैसी है, वो है समांतर चतुर्भुज का एक टाइल, यानी यहाँ पर है लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये इस टाइप की है टाइल। तो टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है, आधार गुणे ऊंचाई, और आधार आपके पास ऑलरेडी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर, ये तो इसका क्षेत्रफल निकल आया। अब ये कह रहे हैं कि वो जो फर्श है वो 1080 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर, या ध्यान रखिए ये सेंटीमीटर है, वो वर्ग मीटर में दिया है। तो दोनों को पैमाना एक जैसा बना लेते हैं पहले। तो इस मीटर को पहले लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेते हैं। ये तो टाइल्स का निकाल लिया, अब यहाँ ले लेते हैं फर्श, कहाँ गया ये, फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना है ऑलरेडी 1080, ये वर्ग मीटर दिया हुआ। ठीक है, वर्ग मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में, चूंकि हम पैमाना क्या होता है हमारे पास, पैमाना होता है 1 मीटर बराबर
100 सेंटीमीटर, तो चूंकि 1 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर है, तो 100 में 100 का गुणा ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस मीटर को हटाने के लिए हमको इतने का गुणा कर देंगे तो हमारा जो है वर्ग सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1080। अब मीटर को हटा के मैं एक गुणे का एक, इसका मतलब गुणा एक ही तो है, 1 वर्ग मीटर, तो इसको मैं सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ये बन गया ये वर्ग सेंटीमीटर। अब दोनों एक जैसे हो गए, तो कुल क्षेत्रफल में से अगर एक क्षेत्रफल का भाग दे दें तो उसकी संख्या निकल आएगी। तो टाइलों की संख्या यहां पे लिखेंगे, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या कितना मिले, कुल क्षेत्रफल में से एक टाइल का भाग देना है। तो यहां पर लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में से एक टाइल का एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल, अब देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है, अभी निकाला है ये, तो अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं 1080 गुणे 100 और ये गुणे 100, और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकाला था, ये इधर था 240। अब इसको जो है यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, काट पीट दीजिए, तो इससे हमारी जो है संख्या निकल आएगी। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो या 4 से कट रहा है, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 2 और ये बन गया 28, 4 सत्ते 28। अभी कट रहा है क्या, अभी 3 से 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, अब नहीं जा रहा। तो 9/2, इसका मतलब ये आ गया 9/2 गुणे ये पहला 100, ये दूसरा 100, इसको भाग दे देंगे 9 में 4 भाग तो 4.5 आधा हो जाएगा ना, गुणे 3 2 और 2, ये कुल मिला के कितना होगा, 1 शून्य इधर सरक आएगा, तो ये जाएगा 45 और ये 1 शून्य हट जाएगा, तो 4 में से तो 1 2 3 आ जाएंगे। इतनी टाइल्स निकलेंगी, इतनी टाइल्स, यही तो पूछ रहे थे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो 45,000 टाइलों की आवश्यकता होगी। लेते हैं अगला प्रश्न। अब ये 5वां प्रश्न है कि एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। इस तरह का खाने का कोई टुकड़े पड़े हुए हैं, एक इस आकार का है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। तो भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो देखिए लंबा चक्कर का मतलब क्या हुआ, अगर यहां से हम कोई चीज इनका नामकरण कर दें, ये ए बी, तो अगर यहां से चींटी चलेगी तो ये पूरा जाएगी, फिर इधर ऐसा चक्कर लगा रही है। इसमें देखेंगे तो इसका भी नामकरण कर दीजिए ए बी, यहाँ सी डी, तो अगर इसमें जाएगी चींटी तो यहाँ से जाएगी ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तभी तो पूरा चक्कर लगाएगी। यहाँ पर भी लिख लीजिए ये ए, ये बी और ये सी, यानी यहाँ से जाएगी चींटी ऐसे, फिर ऐसे चक्कर लगाएगी, फिर ऐसे चक्कर लगाएगी। तो ये तो हमारा तरीका है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले एक एक को उठाते हैं। तो कुल मिला के इनका सबका अलग अलग परिमाप ज्ञात करना, इस तरह का हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम लेते हैं पहले ए को हल करते हैं। ए वाला लिया, तो ए वाले में क्या देख रहे हैं, चींटी यहाँ से चली थी, यानी ए से बी, ए बी दूरी, यानी कि हो जाएगा चींटी द्वारा कितना चक्कर, तो चींटी द्वारा चली गई दूरी, चींटी द्वारा चली गई दूरी। चींटी कैसे चलेगी, चींटी चलेगी पहले ए से बी तक, फिर बी से ए तक चाप, यानी चाप चलेगी। अब चाप बी ए बी या बी ए, मतलब यहां से यहां तक गई तो यहाँ चाप में भी तो आएगी। और चाप क्या होता है, चाप होता है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का जो इलाका होता है, मतलब ये जो बाहर चलेगी उसको हम बोलते हैं परिधि, और परिधि का जो सूत्र होता है 2πr, और 2πr का आधा कर देंगे तो ये इसका मान निकल आएगा चाप ए बी का। तो ए बी दिया हुआ है यहाँ पर, कहाँ, यहाँ से देख लीजिए कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर, ये तो ए बी हो गया।
चाप कैसे निकालेंगे? चाप चूंकि आधा है, अर्धवृत्त दिख रहा है, तो अर्धवृत्त का मतलब हो गया 1/2, और ये तो आधा हो गया चाप, और वो होता है, इसका सूत्र होता है 2πr। अब देखिए, जब ये व्यास जो है इसका 2.8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.4। 1.4 इसका क्या हो जाएगा? अर्धव्यास यानी त्रिज्या। तो 2 से 2 काट के πr कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2.8 में से πr। पाई का मतलब होता है 22/7, और त्रिज्या कितनी निकाल रही है? 1.4। 1.4, 7 से क्या कम 7, 7 दूनी 14, अर्थात 0.2 बार कट गया। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 2.8 धन 22 दूनी 44 यानी 4.4 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 की 2 हासिल का 1, और 4 2 6 और 1 7, अर्थात 7.2। 4 8 12 की 2 4 2 6 7.2। ये क्या आ रहा है? परिमाप आ रहा है। परिमाप सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, ये तो ए हुआ। यहां जगह है, बी को भी निकाल लेते हैं, फिर तुलना कर लेंगे इकट्ठा। तो इसका इलाका कितना निकल आया? 7.2। इसका निकालिए, बी का ले लेते हैं यहीं पर। तो ये बी वाला कैसे चलेगी? ए से बी चलेगी, बी में कितना है? ए से बी चलेगी, फिर बी से सी चलेगी, सी से डी, डी से ए। तो इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा ए बी, या ऐसा करेंगे, हाँ, चली गई दूरी, बी में चली गई, चीटी द्वारा चली गई दूरी, चीटी द्वारा चली गई दूरी। चीटी द्वारा कैसे चली गई दूरी देख लेते हैं। तो चीटी मान लो यहां से चल रही है, तो ये चला ए बी, ऐसे ही चाप में, तो ए बी क्या है? चाप में है यहाँ, तो हम लिखेंगे चाप ए बी चली, फिर बी से सी तक चली, फिर सी से डी तक चली, फिर डी से ए तक चली। इन सबको भर दीजिए। तो चाप ए बी कितना दिखा रहा है? देखो जी, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त जो अभी अभी निकाले हो, अर्धवृत्त कितना निकाला था? इससे निकाला था ना, आधा लेके, यहाँ भी ए बी ही लिया है हम लोगों ने, यहाँ वैसे ही है। तो आधा लेके 2πr, ये तो होता है चाप। बीसी कितना है यहाँ पर? देखिए 1.5। सीडी तो ऑलरेडी वो 2.8 पूरा दे रखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2.8, और डीए जितना ये है इतना ये भी है, तो 1.5। ये सारे सेंटीमीटर में है। तो ये तो खत्म हो गया। और पाई का मतलब होता है 22/7, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 2.8 की आधी, 1.4। इधर वही हल है, क्योंकि इससे वो बदल नहीं रहा है, तो यही आएगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 15 15 30 यानी 3, और 3 2 5, 5.8। ये 1.5 3, और 3 2 5, 5.8। इसका भी अभी यहाँ ये तो निकाला, ये देखो यही तो निकाला है, तो ये हो जाएगा 4.4, और ये 5.8, अर्थात हो गया 8 4 12 की 2, 5 4 9, और 1 10.2 सेंटीमीटर। एक तो ये चली, एक ये चली। तीसरे के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जगह निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक पहला तो हो ही गया, तो इसका मान यहाँ पर लिख लेते हैं। इस वाले में आया है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी की जगह तीसरा कर देते हैं। यहाँ पर ये सी पार्ट हो जाएगा। चली गई दूरी। अब देखिए सी में कैसे चल रहा है वो, मान लीजिए ए से चला, तो ए से बी, ए बी, फिर चाप है बीसी चाप में है, तो चाप बीसी और सी से ए तक, यही तो है सी में। तो देख लीजिए ए बी कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। चाप बीसी, चाप में वही है कितना? चाप कैसे बनता है? आधा में अर्धवृत्त है में 2πr, इसी का तो करते हैं। वहां पर कितना दिया हुआ है? ये
2.8 का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। सी ए है 2 सेंटीमीटर, ये हट गया, ये आया 2 यहाँ पर लिख देते हैं हम 4, और इसको पाई आ रहे हैं वही यही आएगा 22/7 गुणे 1.4, तो 4-4.4 अभी अभी हल किए हैं, ये बार बार वही आ रहा है, तो हमारा आ जाएगा 4-4-8.4। अब देखिए 3 अलग अलग निकला, ये क्या है सब सेंटीमीटर में। वो बोल रहा भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ा, देख लो कौन सा ज्यादा बड़ा है। तो चींटी के लिए देखिए 3 चीजें आ गई हैं हमारे पास। ए में है 7.2, ए में है 7.2, बी में है अभी अभी ये है 10.2, ये सब सेंटीमीटर में है, और सी में अभी अभी निकला है 8.4 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा चक्कर देख लिए किस में लग रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो बी में कौन सा, किस टुकड़े के लिए, बी टुकड़े के लिए सबसे ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। लिखेंगे बी टुकड़े के लिए चींटी को ज्यादा चक्कर लगाना होगा, ज्यादा चक्कर लगाना होगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।